सो हेलो गाइस, आप देख सकते हैं हम कॉलेज में हैं। सो मेरे साथ है दिगंतो सर। सो आज हम आ रहे हैं रात में शूट करने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सी, इन डीएसए, जो भी आप बोल सकते हैं। सो बहुत स्टे ही ट्यून्ड और दिगंतो सर कुछ बोलेंगे आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। प्लीज़ सपोर्ट करना और व्यूज़ नहीं आ रहे, थोड़े कम आ रहे हैं। लाइक कर दीजिएगा लाइक और कर हाइप भी कर दीजिएगा देना, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचेंगी फिर। और शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय। तो स्वागत है आपका क्लास में। तो आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो में, और इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। तो चलो समंता को बुला लेते हैं। तो स्वागत है समंता, एक नई वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं? सो वेलकम बैक एवरीवन। सर, पिछले वीडियोस में हमने एरेज और पॉइंटर्स की बात की थी, पर एक चीज है जो बार बार आती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बिग ओ कुछ होता है, वो O N O 1 सिंपल भाषा में ये है क्या? मतलब कोड कितने सेकंड्स में चला, ये। तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। तो वेलकम समंता, और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका कोड कितने सेकंड्स या मिनट में रन हुआ। हम्म। सो क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? मैं कंफ्यूज होता हूँ। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेकंड्स मेजर नहीं करता, ये ग्रोथ रेट, बढ़ने का दर। मतलब अगर आपने कोड लिखा है और उसमें n इनपुट्स हैं, तो वो जो आपका एल्गोरिदम है, जो आपने कोड में जो एल्गोरिदम यूज़ किया है, वो किस तरह से वो कोड को रन करेगा, मतलब कितना टाइम लेगा वो कोड को रन करने में। और ऐसे ही कोई किसी और ने एक कोड बनाया है अलग एल्गोरिदम से, तो उसका कोड कितना टाइम लेगा उस कोड को रन करने के लिए। तो ये ऐसे दो अलग अलग एल्गोरिदम है और उनके अलग अलग टाइम है। तो ये मतलब अलग अलग इनपुट बढ़ने पे अलग अलग टाइम दे रहा है। मतलब इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है उससे टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो इनपुट मतलब एरे का साइज। एरे का साइज, इसे जानने से पहले हम नोट्स देखते हैं कि होता क्या है, फिर हम आएंगे। क्वेश्चन होगा एक, उस पे आएंगे, उससे आपको क्लियर होगा। एक एरे का क्वेश्चन होगा, उससे क्लियर करेंगे। हम्म। सो ठीक है। लेट्स गेट टू नोट्स। आप देख सकते हैं ये कोड विद हैरी के नोट्स हैं, यहाँ से हम पढ़ेंगे। आपको भी हम दे देंगे ये नोट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन लिखा है। सो जैसा कि मैंने बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द स्टडी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स। मतलब आपका कोड जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा, उससे कोड के रन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पे आने से पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो सपोज कि आपको GTA 5 खेलना है, और आपके दोस्त के पास वो गेम है। जैसे हम्म। हम दोनों भी दोस्त हैं, और हाँ। सुमन के पास अगर वो गेम है, तो क्या मैं उसे कहूँगा कि मुझे इंटरनेट से भेज दे 100 GB की गेम? ये तो पागलपंती हो जाएगी। मैं क्या हाँ, करूँगा एकदम। कि कि उसको कहूँगा कि एक्सटर्नल SSD ले, उसमें जो है गेम डाल दे। और मैं उसके, मतलब हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, हम पास पास ही रहते हैं, तो मैं उसके घर जाके वो SSD लूँगा, उसमें गेम डली होगी, और मैं अपने घर आके उसको मेरे कंप्यूटर में डाल लूँगा। तो ये ज़्यादा इजी हाँ। स्टेप होगा। और हाँ। जैसे आजकल 5G का ज़माना है, यहाँ तो 4G के टाइम में ये नोट्स थे, पर ये आजकल 5G का ज़माना है। अगर मुझे 100 MB की गेम लेनी है, तो मैं उसके घर क्यों जाऊँगा? क्या क्या हाँ। मतलब ये तो पागलपंती होगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसके, मतलब घर जाने में। फिर गेम देगा ऐसे, तो फिर मैं मोबाइल में डालूंगा। तो इससे अच्छा वो मुझको मैं कहूँगा कि तू नेट से दे दे, या फिर मैं डाउनलोड कर लूँगा इंटरनेट से। तो ये ऐसे दो हाँ। अलग अलग एल्गोरिदम हो गए, और दो अलग अलग टाइम्स हमें के बारे में, टाइम को कैसे सेव किया उसके बारे में हमने जाना। तो यही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इजी वे में। सो एक अच्छा। एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन में पूछा एरे के बारे में। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सॉर्टिंग ऑफ एरे ले लीजिए कि दो पर्सन्स है, एक शुभम और एक रोहन।
और हम्म। दोनों ने अलग अलग एल्गोरिदम लगा के एरे को सॉर्ट किया। तो हम्म। तो यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर जब 10 एलिमेंट्स हैं तब शुभम का एल्गोरिदम ले रहा है 90 मिली सेकेंड्स, और रोहन का एल्गोरिदम ले रहा है 120 मिली सेकेंड्स। अब जब 70 एलिमेंट्स है, आप देख सकते हैं ऐसे 110 मिली सेकेंड्स और 124 मिली सेकेंड्स। तो ऐसे ही हम्म। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और टाइम कैसे इफेक्ट कर रहा है वो लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि किसका एल्गोरिदम बेटर है। तो आपको क्या लगता है समंता जी? मुझे तो लगता है रोहन्स का एल्गोरिदम जो है वो बेटर है, क्योंकि वो 1000 एलिमेंट कम टाइम में कर रहा है वो, 800 जी, मिलीसेकंड में। पर बहुत शुभम बहुत बड़ी। शुभम एल्गोरिदम। हाँ। तो मतलब आपको समझ आ गया है तो सीधी सी हाँ। बात है। तो जब 10 एलिमेंट्स था तब वो 90 मिली सेकेंड्स ले रहा था, मतलब कम ले रहा था शुभम का एल्गोरिदम। पर जैसे जैसे हम हम्म। इनपुट बढ़ाते गए, जैसे 1000 एलिमेंट आ गए, तो एक बड़ा डिफरेंस आ गया दोनों के टाइम में, वो 800 मिली सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स। तो अब ये और जब बढ़ेगा, जब 10,000 होंगे, 1 लाख नंबर नंबर ऑफ इनपुट्स, तब जो है रोहन हम्म। का एल्गोरिदम और फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम हाँ। ओवरऑल देखें, मतलब पहले पहले तो जब कम थे तब हम शुभम का ले सकते हैं, पर जब हम ओवरऑल हम्म। देखते हैं तो रोहन का एल्गोरिदम बेस्ट रहेगा। सो ये था एक एग्जाम्पल से हमने अभी समझा कि आपको अच्छा लगा क्या समझता। हाँ सर, बहुत बहुत ही अच्छा था। कोड विथ हैरी के नोट्स है भाई, हाँ, बहुत ही तो आपको अच्छे हम थे। लिंक में दे देंगे, मतलब आप भी पढ़ सकते हैं नोट से, बहुत ही यूजफुल नोट्स है। हाँ। तो सर, टाइम कम्प्लेक्सिटी बड़े पिक्चर को देखता है, छोटे इनपुट्स के लिए नहीं, बल्कि जब डेटा स्केल करता है। परफेक्ट। और इसी ग्रोथ रेट को हम नापने के लिए यूज करते हैं बिग ओ। तो बिग ओ अच्छा। को हम देखेंगे। तो चलो फिर से नोट्स पे आते हैं। बहुत ही मतलब नोट्स ने काम बहुत आसान कर दिया है हमारा, सीधी बात बताऊं तो नोट्स दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ हाँ। पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं दो एल्गोरिदम्स हैं यहाँ पर, एक एल्गोरिदम 1 और एक एल्गोरिदम 2। तो यहाँ पर हाँ। एल्गोरिदम 1 जो है वो है K1 n² K2 n और 36 + 36। और यहाँ पर एल्गोरिदम 2 जो है वो है K1 K2² K3 K2 +8। तो दोनों एल्गोरिदम में जब देखिए आप, तो जो फर्स्ट एल्गोरिदम है उसमें जो है वो हम्म। इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी बढ़ेगा। और जो हम्म। सेकंड एल्गोरिदम है उस पे इनपुट मतलब एन जो हमारे इनपुट है उसका कोई असर नहीं है, मतलब एन के साथ उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब वो एक कांस्टेंट टाइम हो गया। क्या आपको समझ आया कि कांस्टेंट टाइम हो गया ये एक? हाँ, मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मतलब देखिए आप K1 K2², K1 और K2 एक कांस्टेंट है, ये कोई इनपुट या कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट्स है इनपुट नहीं, जस्ट। हाँ। तो ये हाँ। बस ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मतलब डराने के लिए हाँ। यहाँ पर K2² लिख दिया, पर ये सारे कांस्टेंट है, ये सारा इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो मतलब ये पूरा कांस्टेंट टाइम, हर हर इनपुट के लिए कांस्टेंट टाइम लगेगा ये एल्गोरिदम में। मतलब एल्गोरिदम जब हम कोड रन करेंगे, अब इनपुट साइज बढ़ाते जाइए पर टाइम जो है वो कांस्टेंट लगेगा। तो इसका एग्जांपल हम कोड में भी आगे लेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हमको कोड में भी ये दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है n का टर्म तो हम लिख सकते हैं n⁻0। हम्म। n⁻0 मतलब कुछ नहीं, 1 होता है n टू द पावर कुछ जीरो नहीं, वन सिंपल होता है। मैथ्स है। हाँ। 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 तो n⁻0 को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके, ये मतलब पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं बिग ऑफ n⁻0। बिग ऑफ n⁻0 या बिग ऑफ 1। तो दिस इज कांस्टेंट बिग ओ, मतलब ये कांस्टेंट टर्म पे रन होने वाला बिग ओ, इसको हम लिख दे हैं। तो इसलिए हमने इसको लिख हम्म। दिया बिग ऑफ n⁻0। अब जो एल्गोरिदम 1 उसको देखते हैं। इधर जो है वो n के साथ जो है हमारा टाइम चेंज होता रहेगा। आप देख सकते हैं एल्गोरिदम 1 में जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे हम्म। रन होने का टाइम भी बढ़ता रहेगा। तो इसमें जो हम्म। हम हाईएस्ट टर्म होता है उसको लेते हैं बिग ओ में, नोटेशन में लेते हैं। तो बिग O(n²) लिख देंगे हम इसे, मतलब ये जो हाईएस्ट पावर है n², वो हम यहाँ लिख देंगे, सीधी सी बात। बाकी सब हटा देंगे और ये बन हम्म। जाएगा बिग ऑफ n²। ये हो गया इसका नोटेशन लिखने का। हाँ। तो अब देखते हैं कि
बिग ऑफ की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब डेफिनेशन करने से पहले हम एक ग्राफ देखते हैं, विजुअलाइजेशन। तो सपोज कीजिए कि आपका एक एल्गोरिदम था, जैसे पिछले वाले में एल्गोरिदम था, वो कांस्टेंट टाइम में रन हो रहा है, तो उसका ग्राफ क्या होगा? ये टाइम और ये नंबर ऑफ इनपुट। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इनपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम पे कोई असर नहीं है। तो ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ग्राफ है। हो गया। ये कांस्टेंट का हाँ। ग्राफ हो गया। और एक दूसरा एल्गोरिदम लीजिए जो लीनियर है। तो लीनियर का ग्राफ जैसे जैसे एन इनपुट्स बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम लीनियरली बढ़ता रहेगा ऐसे। तो आप हम्म। देख सकते हैं ये दो हो गए। हम्म। तो ऐसे करते हैं हम बिग बिग ऑफ उसकी विजुअलाइजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ के थ्रू हमने विजुअलाइजेशन देखी कि बिग ओ कैसे लिखा है हमने। सो पहले हमने इसका ग्राफ देखा बिग ओ का, अब हम आते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं? तो यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ गुड गिवन एल्गोरिदम इज कंपेयर्ड टू सम अदर एल्गोरिदम। सो डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ नाउ देखते हैं क्या होता है। प्राइमरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वाइडली यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो मतलब तीन तरह के होते हैं, जिसमें से हमने अभी बिग ओ देखा, एक होता है बिग ओमेगा और एक होता है बिग थीटा। सो पहले बिग ओ की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ग्राफ से समझेंगे, ये भी ग्राफ से समझना बहुत आसान होगा। सो यहाँ पर लिखा है बिग ओ नोटेशन इज यूज टू डिस्क्राइब एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड। सो मैथमेटिकली एक फंक्शन है एफ एन हम्म। और एक फंक्शन है जी एन। दो फंक्शन लगा लिए हमने, एक एफ एन है और एक जी एन है। अभी सिंपल समझिए थोड़ा सा, मतलब मैथमेटिकल, अगर मैथ्स में ये चीज़ आपने पढ़ी जरूर होगी। दो फंक्शंस लिए एफ एन और एक जी एन। सो यहाँ पर कह रहा है इफ एफ एन डिस्क्राइब्स रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम एफ एन is big of gn if and only if there exist positive constants c and n not such that, ये कंडीशन आ रही है फिर कि जीरो इज लेस देन एफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी जी एन। तो ये क्या चीज़ है, मतलब क्या? और यहाँ पर एक और चीज़, एन नॉट से ऊपर। एन नॉट से एन नॉट क्या होता है? एन नॉट होता है कि दो ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट, दो फंक्शन का ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट इज एन नॉट। तो अच्छा। यहाँ पर एक ग्राफ है, यहाँ इस ग्राफ से समझना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात, ये जो है कंडीशन है बिग ओ के लिए। हम्म। और इसको समझने के लिए ग्राफ देखिए। तो ये है एफ एन का ग्राफ, आप देख सकते हैं, ये एफ एन का हम्म। ग्राफ। और ये है सी जी एन का ग्राफ। और इधर डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ऐसा कोई एफ एन जो सी जी एन से छोटा हो। तो हम्म। सी जी एन का ग्राफ ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर जो है एफ एन जो है वो सी जी एन के नीचे जा रहा है, मतलब लेस देन। समझ गए हम्म। आप इतना तो? मतलब सी जी हाँ। एन के नीचे जा हाँ। रहा है मतलब लेस देन। तो और यहाँ पर वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अच्छा। तो दिस इंटरसेक्शन जहाँ पॉइंट से इज, नीचे जा रहा है। हाँ, वो जहाँ से नीचे जा रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट इज एन नॉट। और एन इसके बाद से जब ग्राफ देखिए, वो हमेशा एफ एन जो है वो सी जी एन के नीचे ही रह रहा है। तो ये वाला पार्ट जो हम कह सकते हैं ये है बिग ओ, ये वाला पार्ट। अच्छा। एन नॉट हम्म। के बाद से जो पार्ट है इसको कहते हैं बिग ओ। देखो। तो सिंपल था बिग ओ। हाँ सर। और सिंपल था। इसके बाद आता है बिग ओमेगा। बिग ओमेगा में कुछ नहीं, बिग ओमेगा में बस टर्म्स चेंज होगी। आप देख सकते हैं, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, याद रखने वाली चीज़ है। तो सेम हाँ। डेफिनेशन हम यूज करेंगे और नोटेशन चेंज होगी। जैसे इसमें ओ था, इसमें ओमेगा साइन आ गया है। ओमेगा। और बस कुछ नहीं, जहां पर एफ एन था पहले वहां पर सी जी एन आ गया है। मतलब हम्म। कुछ इसका ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया जहां पर एफ एन ऊपर और सी जी एन नीचे। हाँ। उतना पार्ट जो है वो हो जाएगा ओमेगा। सिंपल। हाँ। सिंपल। सिंपल था ऐसे सर। ही इन दोनों को मिला के एक आता है, दैट्स सी बिग थीटा। सो बिग अच्छा। थीटा क्या कहते हैं वो देखते हैं। एफ एन इज सेड टू बी थीटा ऑफ जी एन इफ एंड ओनली इफ एफ एन इज बिग ओ ऑफ जी एन एंड बिग थीटा ऑफ जी एन।
मतलब बिग ओमेगा ऑफ जीएन। तो ये क्या कह रहा है, मतलब क्या क्या कह दिया ये इसने। तो यहाँ हम्म। पर अब आएंगे दो कांस्टेंट्स। एक C1 आएगा C2 सी ले गया। हाँ। C1 C2 लिया गया है। तो मतलब हाँ। अब इसका ग्राफ देखते हैं आप। सिंपल कुछ नहीं है, कुछ मतलब इतना सिंपल तो ग्राफ से मतलब समझना इतना सिंपल है तो आप समझ नहीं, मतलब क्या बताऊं आप। तो यहाँ पर दो ग्राफ, तीन ग्राफ आ गए हैं यहाँ पर। एक है सी वन हम्म। जी एन मतलब C1 GN हम्म। यहाँ। तो और एक आ गया है C2 GN। और आप यहाँ पर सिंपली देख के बता सकते हैं। तो कौन सी कंडीशन में FN जो है वो CGN से छोटा होता है। तो बिग ओ कंडीशन में ही छोटा होता है FN से। बिल्कुल सही। तो ये वाला पार्ट जो हाँ। आप देख सकते हैं C1, और ये वाला पार्ट देख सकते हैं। ये बिग हाँ। O को डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है। हाँ। और यहाँ पर देखिए C2 GN के ऊपर FN है, तो ये बिग ओमेगा को डिनोट कर रहा है। हाँ। मतलब सैंडविच बन गया एक, मतलब सैंडविच FN दोनों के बीच में ऐसे आ गया। हाँ। तो दिस इज बिग थीटा। कुछ नहीं और बस यही बिग थीटा है। दोनों को मतलब कंबाइन करके हम ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करके हम बिग थीटा आसानी से हाँ, निकाल मतलब सकते हैं। क्या कहना चाहता है कि एक कांस्टेंट C1 और एक कांस्टेंट C2 जब उसको GN से मल्टीप्लाई करेंगे तो FN उनके हम्म। बीच में आ जाएगा। समझे। अच्छा। FN उसके बीच हाँ में आ हाँ। गया। और वही बिग थीटा हो गया, सीधी सी बात। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस भी समझ ली। तो यहाँ पर हाँ। अब हम समझते हैं, कुछ नहीं, रन टाइम समझते हैं। रन टाइम क्या होता है, व्हाट इज रन टाइम। तो एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पर, क्विज। आपके लिए क्विज है। प्रूफ दैट n² प्लस n+1 इज ओ बिग ऑफ n³ बिग ओमेगा ऑफ n² एंड बिग थीटा ऑफ n² यूजिंग रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस। तो इसको हम समझा देते हैं ये थोड़ा, मतलब। हम्म। तो इसमें क्या है, जो बिग ओ होता है, तो बिग ओ का आप जब ग्राफ देख सकते हैं कि CGN जो है वो हमेशा उसके ऊपर ही रहेगा FN के। तो मतलब हम्म। n² के कोई भी ऊपर पावर हुआ, n² के कोई भी ऊपर पावर हुआ तो वो हमेशा बिग O होगा। हमेशा बिग अच्छा। O होगा। मतलब n³ n⁴ n⁵ वो सब बिग O में हाँ। आएगा। पर हम सिंप्लीफाई करने के लिए उसको n² लिख देते हैं, बिग O⁴ सिंप्लीफाई करने के लिए, सीधी सी बात। और ये तो आपको अभी बताया ही है, ओमेगा ऑफ n², हम्म। बिग ओमेगा ऑफ n² एंड थीटा ऑफ n²। तो ये तो मतलब सिंपल ही है, थीटा ऑफ n² तो होगा ही, तो ये तो सिंपल ही बात है कि हाँ। n² तो, अगर यहाँ पर आप इक्वेशन देख सकते हैं तो n² सबसे बड़ी टर्म है। तो ये दोनों तो हम्म। वैसे ही, n² तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात। हाँ। और n² के नीचे भी ले सकते हैं हम ओमेगा, पर हम लेते नहीं हैं जनरली। सो इसके बाद हम आते हैं रन टाइम पे। व्हाट इज रन टाइम। तो यहाँ पर रन टाइम का एक वैल्यूज की हमने एक ऑर्डर बना दिया है। तो अब हम बात करते हैं रन टाइम की। सो रन टाइम पे यहाँ पर एक ऑर्डर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है 1। 1 मतलब कांस्टेंट। तो क्या बात हुई, हाँ। कांस्टेंट तो हमेशा सबसे बेटर रन टाइम है, अच्छा ही क्योंकि वो होता तो कॉन्स्ट सबसे कांस्टेंट टाइम में है। रन हो रहा है। और सबसे खराब रन टाइम, वर्स कहते हैं इसको हम, तो ये होता है n⁴n। मतलब n⁴n मतलब बहुत ज़्यादा टाइम, सीधी सी बात। n⁴n मतलब आप सोच सकते हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा हाँ। टाइम लग रहा होगा। और उसके बीच में ये कुछ आते हैं log n, फिर n, फिर एन। n × log n ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो इसके बाद हम आएंगे ये बेस्ट वर्स्ट एंड एक्सपेक्टेड केस।